बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। फरवरी 2026 शुरू हो चुका है और ये साल 2026 फरवरी का पहला शो हम करने जा रहे हैं। देखिए पता ही नहीं चला, पूरा एक महीना जो है ना 2026 का वो गुजर चुका है। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी वक्त तेज़ी से गुजरना शुरू हो जाएगा। मेरे तो जहन में बार बार रह के वो बड़े ख़यालात और सवालात आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जिसमें आपको महसूस होता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा पुरजोश होकर कहते हैं मुझे आज काफ़ी फील हो रहा है कि आयशा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी इससे पूछा ऑफ एयर कि भाई आज क्या खा के आई हो आयशा? नॉर्मली तो आयशा नाश्ता भी नहीं करती है, तो मुझे लगता है आज कुछ भी खाकर नहीं आई हूँ। लेकिन वो कुछ दिन ऐसे होते हैं एंड यू डोंट नो, आपको नहीं पता होता कि वो दिन क्यों ऐसे होते हैं कि आप कहते हैं कि उठ के खुर्शीद का सामान्य सफ़र ताज़ा करें कि भाई मैं अपना तो क्या, मैं तो खुर्शीद का, सूरज का भी सामान्य सफ़र ताज़ा करूँगा। तो आज मेरी इसी तरह की सिचुएशन है, तो मैंने कहा कि आज का जो आगाज़ है ना शो का वो भी इसी तरह से ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी सुबह होती है और आप बहुत डाउन होते हैं फॉर नो रीज़न। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि यार सब कुछ ठीक है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन फिर भी आप डाउन महसूस कर रहे होते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है बिला वजह ही। एक तो डाउन भी होता है, फिर मूड भी अजीब सा हो रहा होता है। और ज़्यादातर मेरे साथ पता है कब होता है? जब मैं रात को कोई ना कोई मूवी देख के सोई हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसी मूवी के अंदर ही रह जाती हूँ और मैं उससे निकल नहीं पाती। या कोई हॉरर मूवी देख के तो नहीं सो जाती? हॉरर मूवी मुझे वैसे डर बड़ा लगता है, लेकिन हाँ मैं देख लेती हूँ, लेकिन मैं अकेले बैठ के फिर नहीं देख सकती है। तो हमारी जो पहली स्टोरी है वो भी इसी बारे में, हॉरर फिल्मों के बारे में। बता दें, बड़ी आपने लिंकिंग की है, वेरी जोड़ दूं किसी तरीके से। अच्छा जी, लोगों को हॉरर फिल्में क्यों देखनी चाहिए? दिलचस्प वजह आप सामने आई है, जिसमें फिनलैंड में कुछ अरसा कबल होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि हॉरर फिल्में देखने के दौरान दिमाग पर ऐसे असरात मुरतब होते हैं जो कि खौफ और जोशो खरोश उसको मिला देते हैं। और फिर ये जो तहकीक की गई है, ये टर्को यूनिवर्सिटी की तहकीक, उसके दौरान रजाकारों ने गुज़श्ता सदी की 100 बेहतरीन और दहशत ज़दा कर देने वाली फिल्में दिखाई गई थी। और फिर ये देखा गया कि फिल्मों को देखकर लोग कैसा महसूस करते हैं, फिर उनको ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, बहुत सारे जो हॉरर मूवीज़ हैं ना उनके ऊपर बहुत मरतबा मुख्तलिफ तहकीक हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं। और इससे पहले मुझे एक तहकीक याद है, कहा गया था कि अगर आप हॉरर मूवी देखेंगे ना तो आपका वेट लूज होगा, क्योंकि आपके अंदर बॉडी के अंदर ऐसी कोई केमिकल रिएक्शंस या चेंजेस हो रही होती हैं। मैंने कहा पता नहीं ये ऑब्सेशन जो है ना हॉरर मूवीज देखनी छोड़, आई डोंट नो, बट हमारे जो रिसर्चर्स या साइंसदान है ना उनको हॉरर मूवी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी है। खैर थोड़ा सा और बता देते हैं इस तहकीक के बारे में कि जो जिन लोगों ने ये मूवीज़ देखी थी उनकी दिमागी सरगर्मियों का नक्शा बनाया गया और दरियाफ्त किया गया कि दिमाग मुसलसल ख़ुद को मुख्तलिफ हालात के मुताबिक रद्द अमल के लिए तैयार कर रहा होता है। यानी कि वो एंटिसिपेट भी कर रहा होता है कि आगे अगर कुछ हॉरर आने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, तो उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहा होता है दिमाग। रिसर्चर का कहना है कि हॉरर फिल्में दिमाग को एक तरह से अहमक बनाकर हमारे जोशो खरोश में इजाफा भी कर देती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इसमें शामिल की गई हैं कि हॉरर मूवीज़ की वजह से, क्योंकि आप अकेले नहीं देखते, सब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक गैदरिंग बनाकर देख रहे होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा जो है ना आपको मज़ा भी आ रहा होता है। आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो भी बेहतर मुझे लगता है आपके दिमाग पे ज़्यादा देर तक ये असर रखती है। कोई भी मूवी है उसमें से आप किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन हॉरर मूवी जब आप देख लें और आप फिर उसको देखने के बाद कभी अकेले हों घर में कमरे में, तो आपको लग समझ आप है ना, रियल लाइफ एग्जांपल आप है ना कि रात को अगर ये मूवी देख लें हॉरर तो मैं नहीं सो सकती, फिर सुबह उठ के डाउन। आपने फिर आज के बाद ना रात में हॉरर मूवी देखी? मैं बहुत कम देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोनी है। ओके जी, आपको लंदन लेके चलते हैं। लंदन में अब हो क्या रहा है ये आपको बता देते हैं। हथौड़ा बरदार डाकू है जिन्होंने दिन दिहाड़े ज्वेलरी की दुकान का शीशा तोड़ा और जेवरात उठाकर भागे। भाई कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए दिन दिहाड़े कैसे, उनको कोई डर कोई खौफ नहीं है कि ये लंदन है, ये कोई पाकिस्तान का इलाका या एशिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर हो भी रहा है तो रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करते हैं। ये वही है जहाँ पर सब जाना चाहते हैं। तो ये हो रहा है वहाँ पर। ये वाकया हफ्ते की सुबह 10:30 बजे लंदन के इलाके रिचमंड में पेश आया था। और किस तरह से ये हथौड़ा ग्रुप, और इनको कोई खौफ डर नहीं है, लोग इर्द गिर्द वही जिस तरह से नॉर्मल जिंदगी है वो चल रही है, वो आते हैं थैले में चीजें डालते हैं। हर मुल्क की शॉर्टकमिंग्स होती हैं, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे डाके भी डल जाते हैं, चोरियां भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक डर खौफ होता है। हमें पता है कि अगर पीछे से लोग गुजर रहे हो ना तो चोर देखकर भाग जाता है, और इनको तो वो भी डर नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, इन ममालिक के बारे में तो ये सोचा जाता है ना कि ये कंपैरेटिवली महफूज ममालिक हैं। अब नहीं सोचा जाता, अब नहीं सोचते, ये बात पुरानी हो गई। अच्छा चले, बात पुरानी हो चुकी है। नई बात बताएं। नई बात आपको बता देते हैं, अमेरिका के अंदर काफी कुछ नया हो रहा है।
सांता क्लॉज सिटी काउंसिल के इजलास के दौरान बैटमैन के लिबास में मलबूस एक शख्स ने इमिग्रेशन हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और इस वक्त एक और मामला भी है कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है अपेरेंटली, जो अभी तक की इत्तलात हैं उसके खिलाफ अब अमेरिका भर में एहतजाज किया जा रहा है। ये सिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, इसमें ये शख्स आया। मोस्ट प्रॉब्ली इसने अपनी जो शायद शनाख्त है उसको कंसील करना था, इस वजह से बैटमैन का लिबास पहन कर आया, या फिर ये मुख्तलिफ या मुनफरिद होना चाहता था ताकि इसकी खबर जो हो सके, पूरी दुनिया के अंदर जा सके और लोग इसके ऊपर बात कर सकें। तो इस शख्स ने मुतालबा किया कि विफाक को शहर के वसाइल और डेटा तक रसाई ना दी जाए। अब डेफिनेटली मैं इतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो सिटी काउंसिल है उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो डेटा और जितने भी मालूमात है उसको विफाक के साथ, फेड्स के साथ शेयर करें। वो कह रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज वो फिर इमिग्रेंट्स के खिलाफ आकर एहतजाज करें, देन वो बच्चों को भी नहीं छोड़ें, छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों। भाई अब नजरसानी करनी पड़ेगी इमिग्रेंट्स के मामले पर या नहीं, या की जाती है या नहीं, ये तो देखना बाकी है। लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, बात हम करेंगे थोड़ी सी मौसम के बारे में। पंजाब भर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हुआ है। आज रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश एक्सपेक्टेड है। मुझे तो लग रहा था कि रात को भी मैं एक रोड पे थी और वहां पे मुझे रोड जो है वो गीला जीटी रोड वाली साइड पे नजर आया, तो बारिश वहां पर हुई भी थी। अच्छा जी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाके जहां पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 3 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज। मुझे आपसे बहुत एक बड़ा शिकवा है, अच्छा जी, जो मैंने पहले नहीं किया लेकिन मैं अब करने के लिए तैयार हूँ और मुझे लगता है अब कर भी देना चाहिए। आपको इजाजत है, बताएं। मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे शिकवा करने लगी हूँ। वो ये है कि बारिश की खबर बताते हुए आप बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं होती। लाइक मैं तो बारिश को देखूँ ना तो मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। आपके अंदर वैसे आज एनर्जी आई है आयशा, आपको बारिश भी फैसिनेट कर रही है। मुझे बारिश हमेशा फैसिनेट करती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बारिश अगर हो रही हो तो मेरा जैसा मर्जी मूड हो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी एंथुसियाज्म नहीं दिखाया। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बारिश की खबर आई मैम, एंथुसियाज्म आपने दिखाना है। लेकिन जो लाहौर के लोग हैं वो किसी और वजह से आजकल बहुत ही एंथुसियास्टिक हुए हैं, बहुत पुरजोश हुए हैं। आप भी शामिल हैं? खुश भी हुए हैं, मैं शामिल हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी डेफिनेटली। और वो आप सब जानते हैं, लाहौर वाले या पूरे पाकिस्तान वाले, कि रंग बिरंगी पतंगे जो है ना वो आसमान के ऊपर हमें नजर आएंगी। खूबसूरत रंग बिखरेंगे लाहौर के आसमान के ऊपर, और मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं वहाँ पर हम रश भी देख रहे हैं कि लोग आउट ऑफ द वे जाकर बड़े बड़े तावे जिनको कहा जाता है, पतंगे और मुख्तलिफ किस्म के जो लवाजमात होते हैं ना बसंत को मनाने के लिए, वो खरीदने के लिए पहुंचे। वेरी एक्साइटेड। कई बरसों के बाद बसंत हो रही है तो ये सारी तैयारियां तो बनती हैं। पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत पर 5 से 8 फरवरी तक 4 छुट्टियां भी दी गई हैं, तो हर तरह से मौजें हो गई है लाहौर के रहने वालों की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यह कहा कि 6 फरवरी को बसंत, 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के साथ पंजाब में लॉन्ग वीकेंड होगा, तो लाहौर वालों के मजे होने वाले हैं। अपने वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान कर लें। एक तो बसंत आपने वो ज़ाहिर है वो एक फेस्टिविटी है, आपको लाहौर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप निकल जाए नॉर्दर्न साइड पर इन छुट्टियों को मनाने के लिए। आपके अपने शहर में इतनी खूबसूरत एक्टिविटी होने वाली है। एक्टिविटी होने वाली है, सारी ट्रांसपोर्ट भी फ्री होगी। कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं ना तो मुफ्त में ट्रैवल कर सकते हैं। तो 5, 6, 7, 8 4 दिन की छुट्टी, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, नहीं 4 उंगलियां कर रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी है ये हम कह सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत एंजॉय करना। आई रियली होप एंड आई रियली विश कि हम भी वहां से जाके कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके लेकर आए। अपने आयशा ने अपनी ख्वाहिश बता दी है, टीम को समझ आ गई है। जनाब आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो क्रिकेट है उसके अंदर से भी बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ आ रही है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ना एक विनर बनकर उभरा है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मिशन T20 वर्ल्ड कप की अब तैयारी हो चुकी है मुकम्मल, और अब उसके ऊपर अमल दरामद करना है। कौमी क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए आज दोपहर 2 बजे श्रीलंका रवाना होगी। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के हमरा श्रीलंका रवाना होगी। अच्छा, जब मैंने ये खबर पढ़ी ना मैंने कहा इनका बड़ा अच्छा ट्रिप बन जाएगा। ऑस्ट्रेलियावी टीम एंड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब दोनों मिलकर ट्रैवल करेंगे, आपको पता ना ट्रैवलिंग से बड़ी यादें भी आपकी जुड़ जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये इसका आगाज जी है T20 वर्ल्ड कप का, वो आपको पता है कि 7 फरवरी से होना है। पाकिस्तान का पहले मैच में नेदरलैंड से जोड़ पड़ेगा। आज क्रिकेट के बारे में बताने के लिए आपको बहुत सारी खबरें हैं, तो अब समझ नहीं आ रही किससे शुरू करें, कहाँ पर खत्म करें। हम उस्मान से शुरू करेंगे। उस्मान की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कैसी तैयारियां। उस्मान, ओवर टू यू, बताइएगा क्या तैयारियां हैं, कैसा एंथुसियाज्म नजर आ रहा है, कैसा जोश खरोश नजर आ रहा है? देखें, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन तैयारी हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आप 3-0 से आपने वाइट वॉश किया है और मजबूत टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। मिचेल मार्श की आदत कर रहे थे, ट्रेविस हेड थे इसमें,
मार्कस स्टोइनिस थे। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये बी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये ए टीम थी। सिर्फ उनके एक से जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो इंजरी की वजह से इस टूर का हिस्सा नहीं थे और ग्लेन मैक्सवेल को आराम दिया गया था। तो पाकिस्तान ने ओवरऑल बड़ा बेहतरीन आगाज किया है इस वर्ल्ड कप से पहले अपनी मुहिम का, और अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान की टीम श्रीलंका रवाना होने जा रही है। 2 बजे तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया की टीमें श्रीलंका के लिए रवाना होंगी। और 3 जो मैचेस पाकिस्तान ने 4 दिनों में खेले हैं उसमें कमाल की कारकर्दगी रही है। खास तौर पर हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को स्पिन के जाल में फंसा के रखा, और पहले मैच में 22 रन से, दूसरे मैच में 90 रन से, और तीसरे मैच में तो और भी ज्यादा कमाल किया। बिल्कुल, कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बने हैं इस सीरीज में। उस्मान, ऐसी क्या चीज आपको बॉडी लैंग्वेज में अपने तौर पर ही ना आप उनकी नजर भी उतार दीजिएगा बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ये जो खुशी की एक वेव आई भी है ना हमारे अंदर वो किसी तरह से अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसी क्या चीज आपको इन 3 मैचेस में लगी? पाकिस्तान की टीम इतनी डिफरेंट परफॉर्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्यों नजर आई? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मैच होता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम प्रेशर में होती है, और उनकी तरफ से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का कॉन्फिडेंस होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक कर देती है। इस बार क्या डिफरेंट था? देखिए, एक तो पाकिस्तान का मोमेंटम बना हुआ था। पाकिस्तान ने इससे पहले होम कंडीशंस के अंदर श्रीलंका को हराया, उससे पहले जिम्बाब्वे को हराया, फिर उससे पीछे जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसके अंदर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, और फिर पाकिस्तान ने 10 दिन भरपूर इस सीरीज के लिए तैयारी की थी। अगर आप दूसरी साइड पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो उनके जो प्लेयर्स थे वो बिग बैश लीग के अंदर मसरूफ थे, और उन्होंने खास तौर पर कोई कैंप नहीं लगाया था अपनी इस सीरीज के लिए, और वो इस सीरीज को एज ए वार्म अप के तौर पर भी ले रहे थे। और उनकी कोशिश थी कि हम कंडीशन से हम आहंग हो जाएं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन कई जगह पर बॉल बैठता है, कई जगह पर स्पिन ज्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की टीम कम तैयारी के साथ आई थी, और ऑस्ट्रेलिया शायद पाकिस्तान को काफी इजी ले रही थी कि वो शायद हमें हरा देगी, क्योंकि पिछले 7 साल से पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से एक मैच T20 का भी नहीं जीत सकी थी, और 2018 के अंदर आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 3-0 से सरफराज अहमद की क़यादत में T20 सीरीज जीती थी। और उसके बाद उस्मान के ये जो हमारा मोमेंटम बना हुआ है ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी तरह से चलता रहे। अच्छा, ये तो हो गई बात कि हमने बता दिया है कि हमारी टीम जो है श्रीलंका के लिए रवाना और ये T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर भी है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उस फैसले के बारे में ये जो क्रिकेटिंग हल्के हैं उस्मान, डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड विद एवरीवन, क्रिकेटिंग हल्के क्या सोच रहे हैं, या अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस्ड और स्ट्रेट स्टांस लिया है इस आईसीसी के फैसले पर, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया है कल मशरूत तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो इजाजत दी है T20 वर्ल्ड कप खेलने की, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का असूली फैसला नजर आया है। और यहाँ पर पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की भी तायीद हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है आईसीसी लेवल पर, और बीसीसीआई ने जिस तरह से पूरा रोल प्ले किया इस वर्ल्ड कप के अंदर बैकडोर डिप्लोमेसी की बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जिस अंदाज के अंदर इस पूरे मामले को टेकअप किया और आईसीसी को बताया। गवर्निंग बॉडी के इजलास के अंदर भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में वोट दिए थे, और शायद आईसीसी ये समझ रहा था कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इस मैच को फॉरफिट कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला किया। हर चीज पैसा नहीं बड़ा होता, फैसला भी किया और उनको सरप्राइज भी दिया है। असल वो सरप्राइज भी हो गए, शॉक भी हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा धचका इंडिया को लगने वाला है, ब्रॉडकास्टर्स को लगने वाला है। अच्छा, इस पर आईसीसी ने रद्द-ए-अमल भी दिया है और उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा है कि इसने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए गए इस बयान का नोटिस लिया, जिसमें पाकिस्तानी टीम को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से हिदायत की गई है। तो ये जो आईसीसी का मौकफ है, और दूसरा उस्मान, इंडियन मीडिया पर हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस हो सकती हैं, जो आईसीसी रेवेन्यू पाकिस्तान के हिस्से में आना था, अब उसमें से ब्रॉडकास्टर्स का जो नुकसान है वो पूरा करके फिर पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे। ये किस हद तक पॉसिबल है कानूनी लिहाज से और आईसीसी रूल्स के लिहाज से? देखें, जो ये बात हो रही है बेसिकली इंडियन मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेन जिम्मेदारी है आईसीसी की, क्योंकि आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ ये डील की हुई है कि वो कम से कम हर ग्लोबल इवेंट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच इंश्योर करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है हुकूमतों की। जब हुकूमत इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, हुकूमत ये कहती है कि
आपकी टीम ने इस जगह पर जाकर मैच नहीं खेलना, तो फिर वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसके अंदर ना तो क्रिकेटिंग बोर्ड कुछ कर सकता है और ना ही आईसीसी कर सकता है। अब आईसीसी का आप ये देखें कि किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है। जब इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आती तो तब कहा जाता है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न था, इस वजह से इंडिया की टीम को दुबई में मैचेस खेलने की इजाजत दी गई। और इसी तरह अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की और उनके मैचेस मुंतकिल नहीं किए गए, उनको बकायदा वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया उस्मान, वो लगता है ऐसा ना कि आईसीसी के जो रूल्स हैं, फोर्स मेजोर का रूल जो है वो शायद इंडिया ने अपने लिए अलहदा रखा हुआ है, बाकी ममालिक के लिए अलहदा रखा हुआ है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, ये जो भी फैसला किया है ठीक है, आप जल्दी से पॉइंट अपना दे दीजिए क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है उस्मान जी। अच्छा, मैं इसमें ना एक तो 2003 के वर्ल्ड कप का भी हवाला दूंगा और 1996 के वर्ल्ड कप का भी हवाला दूंगा। उस वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम और इवन जिम्बाब्वे की टीम्स ने फॉरफिट किए थे अपने मैचेस और उन्होंने एक रीजन दिया था कि सिक्योरिटी का मसला है। फिर कुछ जिम्बाब्वे की टीम का भी यही मसला हुआ था 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर, तो सिर्फ 2 पॉइंट डिडक्ट हुए थे। अब बेसिकली मसला ये हो रहा है कि $38 मिलियन इस टाइम स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, खास तौर पर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का, और वो बार-बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि वी कैन सेफली से कि पाकिस्तान ने ये बता दिया कि हमारा बिछड़ा जो दोस्त है ना, या हमारा बिछड़ा भाई, वो हमसे दोबारा मिला है तो हम उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे मुश्किल वक्त के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं क्रिकेट की। हमने बात कर ली कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म किया और अब टीम की रवानगी की तैयारी है। क्यों कर रहे हैं क्रिकेट? भाई एक्साइटेड है ना, हमने मजा जो बहुत फैसला, हाँ मजा आ रहा है, जो पीसीबी ने जो फैसला कर लिया ना, वो पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है कि भाई पहली दफा इतना बोल्ड स्टेप आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने लिया है, वरना सिर्फ बातों की हद तक हो जाता है। मैसेज ये दिया है ना आईसीसी को या इंडिया को कि जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, तो ये जरा मामला ऐसा है, इसके ऊपर पाकिस्तानी काफी खुश हैं और ये शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब फाइनली ले लिया गया ये फैसला। दे रहा है एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप सब जानते हैं, अक्सर हमारे शोज का हिस्सा बनते हैं, एंड देन डेफिनेटली ही इज अ नेम हिमसेल्फ। मुहित शाह साहब हमने हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खरीद से जी, अल्लाह के साथ। आप खुश हैं इस फैसले से? बहुत खुश हूँ। देखें, कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट लेना था। बहुत हो गया मेरा ख्याल है। इंडिया ने जो खासकर ऑन द बिहेस्ट ऑफ बीसीसीआई जो आईसीसी करता जा रहा था, वो मेरा ख्याल एक्सेप्टेबल नहीं था और किसी न किसी को फ्रंट पे आके दिखाना पड़ता है कि जी ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है और ये ज़रूरी नहीं है कि जी आप इस तरह की, मतलब है कि ये इंडिया सारा पैसा आपको कमा के देता है। इंडिया से हम खेलते हैं तो पैसा कमाया जाता है। Exactly. और उसका कितना बड़ा रोल होता है पाकिस्तान इंडिया मैच का, शायद अभी रियलाइज करना शुरू करें ये बीसीसीआई वाले भी और आईसीसी वाले भी। और यहाँ एक बड़ी अजीब सी मैं देखें बात है कि आप ऑफिशियली जब तक कम्युनिकेट नहीं करते, आईसीसी को ऑफिशियली कम्युनिकेट अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया कि वी आर विथड्राइंग फ्रॉम द मैच अगेंस्ट इंडिया ऑन 15th। आप उससे पहले ही जो गवर्नमेंट की तरफ से आता आप उसी पहले ही रिएक्ट कर देते हैं और आप प्रेस रिलीज विद इन 2 आवर्स आप इशू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, बेवकूफ़ी की है आईसीसी ने कि जब तक आप किसी कोई रिजाइन देता है, कोई बात करता है, तो सबसे पहले बात होती है कि जी वो कहते हैं जी हमारे पास तो अभी इनका रिजाइन आया नहीं है, तो हम रिएक्शन क्या दें? तो वो रिएक्शन उन्होंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, जैसे इधर से कोई अब गवर्नमेंट तो लाइजन नहीं करती ना जी कभी भी। आईसीसी के साथ कौन लाइजन करता है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली इन राइटिंग कम्युनिकेट करेगा आईसीसी को, तो आईसीसी आगे से रिएक्ट कर सकती है। अभी कर दिया है पाकिस्तान ने या नहीं? देखिए आज मंडे था ना, आज सुबह करना था। फर्म है पाकिस्तान अपने डिसीजन में जी, फर्म है बिल्कुल, आज करना था, लेकिन रात को किस तरह उन्होंने रिएक्ट कर लिया, ये बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी अपनी वीक फुटिंग पे अपने आप को ले गए। अगर आप किसी फोरम पे जाके समझ नहीं आता ना, हड़बड़ाहट में रेवेन्यू जा रहा है हाथ से, तो उनको कुछ समझ नहीं आता। बड़ी चीजें जा रही हैं जी, उनसे रेवेन्यू जा रहा है, उनसे उनके जो मतलब है कि और धंधे हैं इर्द गिर्द के, वो भी सब जा रहे हैं। समझ गए सारे देखने वाले। अच्छा शाह साहब, जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, वो 15 फरवरी वाला मैच है। आगे जाकर इंडिया पाकिस्तान दोबारा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये उसमें क्लियर नहीं किया गया। क्या हम एक ही मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं या आगे भी इंडिया के साथ जब मैच होगा उसका? देखिए, ये बात को मैंने बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, उन्होंने कहा जी अभी उस बारे में हमने डिसीजन नहीं किया।
Okay. वो उस वक्त करेंगे जब इंडिया हमारे सामने आएगा। ठीक है। कैसे अगर सेमीफाइनल में आता है या फाइनल में आता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको आप नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान खेलेगा, वहाँ पे ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान खेलेगा। हाँ, कोई और मौका आया किसी और उसमें आगे नेक्स्ट राउंड में आए तो फिर शायद कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रियलाइज कराने वाली बात है। हमने रियलाइज कराया आईसीसी को, रियलाइज कराया हमने बीसीसीआई की, और रियलाइज कराया हमने वर्ल्ड क्रिकेट को कि पाकिस्तान के बगैर आप इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। उनकी गलतफहमी भी दूर की है ना, उनको लगता था कि पता नहीं पाकिस्तानी मरे जा रहे हैं खेलने के लिए। अब किस तरह बोल रहे हैं, इधर उधर चीहो पुकार शुरू है इंडिया में। हाँ जी, नहीं सब चीहो पुकार, आप कोई चैनल देखें वहाँ चीहो पुकार शुरू है। और चीहो पुकार क्यों है? उनको पता है रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड कप जो है वो बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं होगा तो वर्ल्ड कप बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। आईसीसी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा सकता है बांग्लादेश वाले मामले पे। कल मैं टीवी पे सुन भी रही थी, राशिद लतीफ साहब बात कर रहे थे, आईसीसी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा बांग्लादेश के मामले पर और बांग्लादेश को इन करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश अभी इन हो सकता है, क्योंकि जब आप स्कॉटलैंड को तैयार कर लेते हैं, स्कॉटलैंड की टीम अंदर वे टू इंडिया, आप नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज हो सकती है, आप कंपनसेट करें ना बांग्लादेश को, आप उनका जितना आप वो समझते थे कि हम इस वर्ल्ड कप से कमाएंगे, वो आप कंपनसेट करें, उनको दें, उनका ऐसा बाकायदा रखें, वो आप कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए। अच्छा शाह साहब, एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था, वो ये कि ये जो बाकी बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, क्या पाकिस्तान ने इनसे राब्ता किया इस तरह का डिसीजन करने से पहले कि मिलकर अगर ये 3-4 बोर्ड्स जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी कह ले या इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह ले, उनको मजबूर कर सकते हैं? इनकी खामोशी बांग्लादेश के मामले में वो क्रिमिनल थी। यस, उनकी खामोशी इस तरह नहीं है। आपको कोई बोर्ड है, उसकी एक कंट्रीब्यूशन है, उस टीम की कंट्रीब्यूशन है फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड, फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट इन एशिया। हम यही कहें चले, वर्ल्ड भी है और एशिया भी है। आप बोले ही नहीं है कि बांग्लादेश को 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फारग कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बोला, ये इंग्लैंड क्यों नहीं बोला? न्यूजीलैंड के एक सहाफी हैं मैल्कम कॉन, उन्होंने कहा है कि ये आईसीसी जो ना इंडिया का वो बन चुका है, बीसीसीआई का एक विंग बन चुका है। बिल्कुल विंग बन चुका है, ये मैं कह रहा हूँ ना। बीसीसीआई बाद में बोलता है, आईसीसी उनकी वकालत पहले शुरू कर देता है। अब ये क्रिकेट में तो नहीं चलता, ये किसी गेम में नहीं चलता। कहीं फीफा में देखे कोई कंट्री, ब्राजील कितनी दफा जीत गया जी वर्ल्ड कप, क्या कुछ हुआ, बड़ी बड़ी अर्जेंटीना है, इंग्लैंड है, कभी वो इस तरह की मोनोपोली नहीं है। शाह साहब, लेकिन पाकिस्तान को इंडियन मीडिया को देख लें तो वो ऐसा लग रहा है कि थ्रेटन करने की या डराने की कोशिश करें, अगर आप ये मैच नहीं खेलते हैं तो ये पाबंदियां हो सकती हैं। देखें, वो सब कुछ करेंगे, आपके साथ आके नहीं खेलेंगे जी, वो सब कुछ करेंगे। एक मिसाल नहीं है, सिर्फ जुर्माना ही लगेगा। आप मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिसाल नहीं है, बड़ी मिसालें हैं, 3-4 मिसालें ऐसी हैं कि जिसमें आपने फॉरफीट किया मैच, आप नहीं खेले, दूसरे मुल्क को पॉइंट्स मिल गए एट द मैक्सिमम। क्या वेस्ट इंडीज और जो ऑस्ट्रेलिया है वो श्रीलंका नहीं कहते 96 के वर्ल्ड कप में, मैंने खुद कवर किया सारा वर्ल्ड कप, 96 के वर्ल्ड कप में दोनों टीम श्रीलंका नहीं गई थी, उनको मैच अवार्ड हो गया था। फिर शायद जिम्बाब्वे नहीं गया था इंग्लैंड 2003 में जी, और जिम्बाब्वे को मैच अवार्ड हो गया था। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट्स कटेंगे। पॉइंट्स देखें जेन्युइन, ये तो आप वैसे जिस तरह आजकल आईसीसी डिसीजन कर सकता है, आप इसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में और किसी को मतलब ड्यूल स्टैंडर्ड तो नहीं होता ना, एक रूल का ड्यूल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता कि आप उस मुल्क के लिए अलग कोई रखें रूल, अपने मुल्क के लिए अलग रखें, किसी और मुल्क के लिए अलग रखें। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू, आईसीसी का रेवेन्यू है, उसमें से काट के वो दे देंगे। देखिए, शेयर तो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको दे दिया जाएगा, पैसा पूरा कर लिया जाएगा। देखें, शेयर तो कम होगा और शेयर हर मुल्क का कम होगा, ये पाकिस्तान का कम नहीं है, हर मुल्क का कम होगा। और हाफ रेवेन्यू यहीं से आता है। जी, मोर देन 50। अगर 2 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप में खेलते हैं, पूरा जो अमेरिका का वर्ल्ड कप था ना, टोटली फ्लॉप था, और वहां पे इतना खर्चा हुआ था, ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 24 की बात कर रहा हूँ, वहां पे इतना खर्चा हुआ था आईसीसी का, वो सारा खर्चा को कंपनसेट करने वाला, सारे खर्चे को पूरा करने वाला पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। और वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो न्यूयॉर्क में ना होता तो मैं कहता हूं कि शायद ये जो इनका लॉस है ये सालों साल तक पूरा ना हो। जो खामोश है ना, मेरे ख्याल से इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके पैसे कटने चाहिए। सबको पता है, सबको पता है कि एक्सपेक्ट फिर इस T20 वर्ल्ड कप से हम क्या एक्सपेक्ट करें? देखें, एक तो आईसीसी कुछ भी कर सकता है, इस वक्त इंडिया टोटली कंट्रोल कर रहा है आईसीसी को। ये आप इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती, जिस तरह आपको मैंने पहले कहा है कि अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं गई, आपने पहले ही रिएक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी हमाकत है। नंबर 1, अगर आप मतलब कोई इस तरह का डिसीजन आप करेंगे
तो आप मतलब है क्रिकेट को ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे, और क्रिकेट को ये किसी आईसीसी या गेम गवर्निंग बॉडी का ये काम नहीं होता कि वो ग्रुप्स बनाए या ग्रुप में तकसीम करके उस गेम को चलाए। अगर आप क्रिकेट वैसे 15-20 मुल्क खेलते हैं, इससे ज्यादा तो खेलते ही नहीं है। अगर इन ममालिक को भी आप एक प्लेटफॉर्म पे इनको भी एक रूल के तहत गौर नहीं कर सकते, फिर आईसीसी का फायदा कोई नहीं है। अच्छा, कानूनी पहलुओं से देखें, अगर ये मामला इंटरनेशनली जाता है और इंडिया लेके जाए या फिर पाकिस्तान लेकर जाए, अगर आईसीसी की तरफ से फेयर डिसीजन नहीं लिया जाता, तो पाकिस्तान के पास इनफ ऐसे प्रूफ्स हैं कि वो अपने आप को बेहतर साबित कर सके या ये साबित कर सके हमने जो स्टांस लिया वो बिल्कुल उससे पहले क्या कोर्ट कहा ऑफ सकता है स्पोर्ट्स पाकिस्तान या आर्बिट्रेशन में अगर जाता है तो ये देखें, ये बड़ा, मैं तो कहता हूं कि शायद बांग्लादेश को भी जाना चाहिए। और बांग्लादेश का भी बड़ा जेन्युइन केस है कि उनको किस तरह उन्होंने 2 दिन के अंदर मुल्कों को मिलकर जाना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की और हरकत होती है और अगेंस्ट पाकिस्तान होती है या कोई इस तरह की चीज होती है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास ऐसी मिसालें हैं, एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ये मिसाल जो आपको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की दी, फिर इंग्लैंड वाली दी 2003 की, ये सारी मिलके ऐसी एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान का केस इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान अपने हक में फैसला वहां से करा सकता है। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ख्याल है आईसीसी इतना डेयर नहीं करेगा। अच्छा। उनको भी पता है कि पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इस पाकिस्तान को छेड़ेंगे तो क्रिकेट का इंटरेस्ट बहुत कम होगा। इंडियन मीडिया चीख रहा है ना, पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, पाकिस्तान देखें, अब ये देखें कि ब्लैकमेल पाकिस्तान कर रहे हैं। आप इतने अरसे से जो कर रहे हैं, एक साल से आपको बार बार कहा जा रहा है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, पॉलिटिक्स ना बनाएं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ के आप मैच खेलें, फिर आप ट्रॉफी लेना एक मतलब है एसीसी के चेयरमैन का हक है कि वो ट्रॉफी अवार्ड करे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप अगर वहां पे नहीं बोलते तो आप मोनोपोली आप कर रहे हैं ना इस तरह की। अच्छा शाह साहब, हमें मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि अब हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, उनकी बात का या उनके एक्शंस का जवाब उन्हीं की ज़बान के अंदर दे रहे हैं और फिर उनको समझ नहीं आ रही है कि इसको देखें जी, ये इंडिया इतना आगे जाता जा रहा था कि यहाँ किसी को स्टैंड लेना था। बाकी तो शायद पैसे के ज्यादा पहुंचा रही हैं, मुझे ये लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ईसीबी जो अभी तक बोले नहीं है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा जेन्युइन स्टैंड लिया है यहाँ पाकिस्तान की। थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। एंड शाह साहब को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने चंद रोज पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है, एंड डेफिनेटली ऐसा हो भी क्या है। लेट्स सी अब आईसीसी की तरफ से क्या किया जाता है और ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से ये कब बताया जाता है आईसीसी को कि वो फोरफिट करने लगे अपना 15 फरवरी का मैच अगेंस्ट इंडिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। अगर आपकी उम्र 16 साल है और आप पंजाब में रहते हैं तो अब आपको इजाज़त होगी कि आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, क्योंकि पंजाब में कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल की इजाज़त देने की राह जो है ना वो हमवार हो चुकी है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी है और इस मुजव्वज़ा कानून के तहत सूबे में कम उम्र ड्राइविंग से मुतालिक पॉलिसी में नुमाया तब्दीली मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। हमने चंद रोज़ पहले भी इसके ऊपर एक सेशन किया था, एक सेगमेंट किया था और यही बात की गई थी कि ऐसा होने जा रहा है और अब फाइनली उसकी तरफ हमें अमली इकदाम होते हुए नजर भी आ रहे हैं। कायमा कमेटी के इस इजलास में इस तजवीज़ की मंजूरी दी गई है कि 16 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले अफराद को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी जाएगी ना। इसकी रीज़न भी लोग डेफिनेटली जानना चाहते हैं। 16 साल के बच्चे कॉलेज भी जा रहे होते हैं, स्कूल भी जा रहे होते हैं, लड़के खास तौर पर, तो उनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता, या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो लेकिन बाइक चला मुकम्मल इजाजत नहीं दी गई है, ये जरा आपने जरूर ध्यान रखना है। एक बाकायदा कानूनी दायरा कार है, उसमें लाने का फैसला किया गया है। आपको मुकम्मल उस तरह से इजाजत नहीं मिल सकती जिस तरह से आम और जो एडल्ट्स हैं उनको चलाने की इजाजत है। इस मकसद के लिए कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के लिए ड्राइविंग परमिट मुतारिफ करवाने के जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ करवाया जाएगा। उसकी मंजूरी भी दे दी गई है और बिल के मतन के मुताबिक 16 से 18 साल की उम्र के मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अलग और वाज़ेह कानूनी फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाएगा। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब एंड हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वकास साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि 16 साल या के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे जो हैं हमेशा से मोटरसाइकिल चला रहे थे और हादसात का भी शिकार हो रहे थे, और जिस तरह आपने मेंशन किया कि एक तो आस्पेक्ट उसका ये था
कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं 16 इयर्स की एज तक मैट्रिक कर लेते हैं और उसके बाद वो कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं या अपने काम पे जाना शुरू कर देते हैं, और हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। लेकिन ये सारे का सारा शोबा अनरेगुलेटेड था, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ख्याल था कि इसको रेगुलेशन के दायरे में ला के इस चीज़ को इंश्योर किया जा सकता है कि सिर्फ उन बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी जाए जो एक बुनियादी तरबियत और टेस्ट से गुज़र के लाइसेंस या जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट हासिल कर लें, और दूसरा उनके पेरेंट्स की इजाज़त को भी जो है इस कानूनी दायरे में लाया जाए ताकि उनके पेरेंट्स को पता हो कि हमारा बच्चा मोटर बाइक चला रहा है। इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 125 सीसी इंजन पावर तक की जो बाइक्स हैं वो बच्चे चला सकेंगे, और दूसरा उनके पेरेंट्स की इजाज़त ज़रूरी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये बच्चे पहले एक टेस्ट प्रोसेस से गुजरेंगे और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ये बच्चे अपनी ज़हनी इस्तेदाद के हिसाब से, अपनी फ़िज़िकल इस्तेदाद के हिसाब से इस काबिल हैं कि वो मोटर बाइक चला सकें, तो उनको इजाज़त दे दीजिए। बच्चे जो कि पहले ही मोटर बाइक चला रहे थे उनको रेगुलेट करके एक तरफ उनके लिए आसानी फराहम की गई है और दूसरा इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि वो सीख के बाइक चलाएं। अच्छा वकास साहब, बहुत सारे सवालात जो है ना वो जहन में आते हैं इस खबर को सुनने के बाद कि इसकी ज़रूरत, आपने बता दिया कि क्योंकि वो ऑलरेडी चला रहे थे तो सोचा कि इसको मज़ीद रेगुलेट कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से मज़ीद बाइक या फिर इंडिपेंडेंट अपनी राइड होना इसको इनकरेज किया जा रहा है? हालांकि इनकरेज ये किया जाना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, एटलीस्ट जो यंग एडल्ट्स हैं हमारे वो कर सकते हैं। पहला सवाल तो मेरा ये। दूसरा ये बता दीजिएगा कि एक ऐप के बारे में भी कुछ काम किया गया है, एक ऐप भी लॉन्च की गई है, तो उसकी डिटेल्स भी थोड़ी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को इनकरेज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अर्बन सेंटर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन एक वाकई चैलेंज बन गया है शहरियों के लिए। ना सिर्फ सहूलत के साथ सफ़र करना बल्कि एक जगह से दूसरी जगह बर वक्त पहुँचना भी एक चैलेंज बन गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में इंट्रोड्यूस कर रही है। इलेक्ट्रिक बसें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं और मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर विद इन सिटी और इंटर सिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है। उसके बावजूद जिस तरह बच्चों की जो आप कह लें कि कम्यूटिंग है, एक जगह से दूसरे जगह आना है, वो लाजमी नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के राउट्स पे आए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इवनिंग्स में ट्यूशन लेने एकेडमीज़ में जाना है, सुबह सवेरे जो है स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए जाना है, तो बहर सूरत अपनी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल या अपनी मोटर बाइक का इस्तेमाल किसी न किसी दर्जे में वहाँ रहेगा। ऑल्दो हम इनकरेज कर रहे हैं। जानना चाहूँगी कि ये जो इस तरह से जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है या लॉ बनाया जाता है तो उसके पीछे एक थिंक टैंक होता है, बाकायदा रिसर्च की जाती है, डेटा शेयर किया जाता है। आप तक जब ये पहुँचा है तो डायरेक्ट एक ऑर्डर की तरह पहुँचा है कि ये करना है, या फिर आपके साथ वो डेटा, वो रिसर्च, वो थिंक टैंक की तरफ से जो सारी डेटा को एनालाइज किया गया है वो भी आपके साथ शेयर किया गया है? ये इनफैक्ट जो सारे का सारा इसका रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोसेस था, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व थी। और चूँकि ट्रैफिक और ट्रैफिक से मुतालिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे पास सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव डेटा होता है, तो ना सिर्फ ये डेटा हमने उनके साथ शेयर किया बल्कि अपनी इनपुट भी शेयर की। और देखने में ये आया कि 2025 में हमने काफ़ी सख्ती की, जिसकी वजह से बच्चों के हादसात में इन्वॉल्व होने की रेशो ज़रा कम हुई। लेकिन उससे पिछले 3 साल में तकरीबन 9% जुवेनाइल ड्राइवर्स जो थे वो फेटल एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व थे। तो बहर सूरत इस चीज़ को हमें रेगुलेट करना था, तो लिहाजा हमारी ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन थी बल्कि हमारी ही मैं चाहूंगी फीडबैक के ऊपर आप जल्दी से जरा कमेंट कर दें किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि इस पर अमल दरामद भी किया जा सके और इसको वॉयलेट ना करें 16 साल की उम्र के बच्चे, और उनको अगर वॉयलेट कोई करता है तो फिर सजा क्या होगी और किसको होगी?
जी, चूँकि जैसे मैंने इंडिकेट किया कि बच्चों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लेने के लिए उनके वालिदैन की कॉन्सेंट ज़रूरी है, और जब वो कॉन्सेंट साइन करते हैं तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपने ऊपर लेते हैं, और जिसका मतलब ये है कि अगर उन कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होती है तो पेरेंट्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑल्सो। और दूसरा, ये जो जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट है ये बिल्कुल लाइसेंस की तरह एक, अगर ख़ास तादाद से ज़्यादा आप वायलेशंस करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा और फिर वो बच्चा मोटर बाइक नहीं चला सकेगा। यानी कि इम्पॉर्टेंट ये है, इंटेंशन जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक तो उनको रेगुलेट भी किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी वो चला रहे हैं, बाइक्स राइड कर रहे हैं, तो अगर उनको सिखा के एक परमिट दे दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है एंड डेटा भी डेफिनेटली आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकास नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम इशू और अहम डेवलपमेंट के बारे में हमें बता रहे थे। डेवलपमेंट तो और भी बहुत कुछ हुई है। अगर हम बात करें हमारे सूबा बलूचिस्तान की, इस वक्त दुनिया के अंदर हम मुख्तलिफ अगर वेबसाइट्स को उठा के देखें या फिर न्यूज़ मीडिया को उठाकर देखें और उसमें ये जिक्र भी हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। अफसोस के साथ बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा, खारान, मस्तूं, कलात समेत 12 शहरों के अंदर हफ्ते के रोज़ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं और ये अटैक्स की जिम्मेदारी कबूल की BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अभी तक हालात कशीदा हैं और वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इतवार को, यानी कि कल। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 40 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं और 145 शिद्दत पसंद हलाक किए गए हैं, जिनकी लाशें भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बहुत से सबूत वाजे हो चुके हैं कि इसके पीछे भारत है। बिल्कुल, BLA को सपोर्ट भारत कर रहा है, हर लिहाज से फाइनेंशियली भी वो इनको सपोर्ट करते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो कामयाबियां हैं उन पर बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इस इंसिडेंट पर आप कॉमेंट कर दें। अब तो पूरी दुनिया को हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस तरह के मामलात में, और इतनी बड़ी इस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात करवाना कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत शुक्रिया। देखें कि ये एक रैंडम कोई ऑपरेशन नहीं था, और ये बेसिकली जब इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली ये रॉ ने इसको कंसीव किया था, क्योंकि इट वाज अ सिंक्रोनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। और एक नई स्ट्रेटजी हमने देखी कि एट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने ये अटैक्स किए ताकि उसका एक इम्पैक्ट, मकसद बुनियादी तौर पर इस तरह के वाकयात का ये होता है कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, एक खबर बनाना, एक खौफ की फजा कायम करना, एक क्यास एंड कंफ्यूजन क्रिएट करना, इंटरनेशनल अटेंशन को ड्रा कराना, और इसको खबर बना के फिर जिस तरीके से उसको आगे पुश करें। और स्पेशली जिस तरह इंडियन मीडिया ने हाइप क्रिएट की, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, फिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट ने, आप अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी या इतनी इंसर्जेंसी सो कॉल्ड कोई नहीं है। जब आप कंपेयर करें व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इंडिया, दैट इज फिनोमिनल। लेकिन वो इंडिया इन मीडिया इतना तेज से उन्होंने फोकस इधर रखा और उसको आउट ऑफ उसको ब्लॉक किया, और उसके बाद मीडिया को यूज करके उसको कहानी उन्होंने बनाई। सो देखिए, बुनियादी मकसद ये था कि इंडियन रॉ ने प्लान किया, और ये मतलब इसमें 3-4-5 महीने लगे होंगे सारी इसमें रिकॉन्सनेंस कोऑर्डिनेशन प्लानिंग हुई। अफगानिस्तान में बैठ के ये प्लानिंग की गई, क्योंकि अफगानिस्तान में जो इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है फितनल हिंदुस्तान की, वो कंदहार में भी है, निमरोज में भी है, जाबुल में भी है, और हिलमंड के एरियाज में है। और इनके हैंडलर्स भी यहीं पे बैठते हैं, जब ऑपरेशन होता है तो यहीं से बैठ के कंट्रोल करते हैं। और फिर मकसद भी ये था कि पीछे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस किए हैं बलूचिस्तान में, अगर आपको याद हो, DGISPR ने बताया था लास्ट ईयर 75,000 प्लस ऑपरेशंस अक्रॉस पाकिस्तान किए गए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसमें 58,000 बलूचिस्तान में। सो बलूचिस्तान में बहुत सक्सेस हमारी रही थी, और प्रोएक्टिवली पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व थे। खुद ही बात की, तो जरा इसके ऊपर मैं चाहूँगी थोड़ा मजीद हम चर्चा करें, इसके ऊपर बात करें कि वाई दिस टाइम, इस वक्त को क्यों सेलेक्ट किया गया। क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त ऑलमोस्ट जो इजराइल और फ़लस्तीन का मामला है वो हल होने के करीब पहुँचा हुआ है, बोर्ड ऑफ पीस बन चुका है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई है, ट्रंप बार बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और इंडिया की नाकामी का जिक्र कर रहे होते हैं।
अगली बारी जो थी या अगली हमारी इंटेंशन ये थी कि हमने कश्मीर के मामले को बोर्ड ऑफ पीस तक लेकर जाना है, क्योंकि यूएन में तो वो मामला हल नहीं हुआ। क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है इस वक्त का इंतखाब करने की? देखें, बिल्कुल ये टाइमिंग्स में हम इस तरह है कि एक तो ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जब मैंने बताया कि सेटबैक्स हुए थे और सेटबैक्स में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े कामयाब थे, तो दहशतगर्दों का मोराल बड़ा लो था और इसके लिए इंडिया को भी सेटबैक था। सो देयरफॉर उनकी सोच थी कोई ऐसा वाकया किया जाए जिसके एक इम्पैक्ट क्रिएट हो और साइमल्टेनियस एक्टिविटीज हो, तो ये इन्होंने ये सोचा और फिर इसको एग्जीक्यूट किया। दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि जो वाकयात मिडिल ईस्ट में जो पर्शियन गल्फ के एरियाज में डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें आप देखें कि दुनिया समझती है, स्पेशली जो अमेरिका है, वहाँ ईरान के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट्स है जो स्टेट के खिलाफ हैं, जिस तरह अहवाजीज हैं जो अरब हैं वो मुखालिफ हैं, फिर आज़रीज हैं, अजरबैजान के लोग हैं जो ईरान के अंदर रहते हैं, वो इख्तलाफ रखते हैं ईरानी हुकूमत के साथ, फिर इसी तरह कुर्द हैं, और फिर ये बलोच है जो सिस्तान बलोचिस्तान में रहते हैं, जो दहशतगर्दी ईरान में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। सो साइमल्टेनियसली उनको एक्टिवेट करना था। तो यकीनन देखें कि यही लोग या उधर के लोग होंगे कि वो ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे, तो वो आप समझ एक लार्जर गेम में आप तो ब्रिगेडियर साहब ये खवातीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रुझान भी हमें देखने में मिल रहा है, इन अटैक्स में भी खवातीन और पढ़ी लिखी खवातीन इस तरफ जा रही हैं। ये यकीनन वहाँ के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि खवातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले भी किया गया, लेकिन इस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक करना एंड देन कोयटा शहर तक आ जाना, जो कि अपेरेंटली ये समझा जाता है कि महफूज है बाकी बलूचिस्तान के मामले में, तो वो एक मैसेज देना चाहते थे, लेकिन उसका जवाब उनको ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और सारे मामले के ऊपर अपनी राय देने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पुरानी जीन्स और गिटार, ये हम गाना नहीं, हम इसको एंथम कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी ज़बान पे देखो यही गाना हुआ करता था। ये मैंने सुना है, उस टाइम पे मैं ज़रा थोड़ी छोटी थी, ये एटलीस्ट मुझे इतना क्रेडिट लेने से ये नाम ही बताए, लेकिन ये गाना जो है ना, ये गाना मुझे याद है कि हमारे टाइम के ऊपर भी जब हम भी काफ़ी छोटे थे, अपनी टीन एज में थे, तो ये पुरानी जीन्स और गिटार ये हो गया, या फिर आड़ा पजामा रेशम का कमरबंद। भाई एक वक्त था कि अली हैदर ने ना पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर राज किया था। म्यूजिक लवर्स जो है ना, उनकी सबकी कैसेट्स के अंदर, क्योंकि पहले जेनजीस या जेन अल्फा पहले कैसेट्स हुआ करती थी, उसके अंदर इनके गाने जो है ना वो मौजूद होते थे और अलग-अलग इनकी कैसेट्स मिलती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी ये सारे गाने जो ज़ाहिर है मैं और आयशा तकरीबन एक ही हमारा बचपन का टाइम होगा, आई थिंक सो। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, हमने बड़ा एंजॉय किया, खासतौर पर जो इनकी वीडियो हुआ करती थी इन गानों की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। बड़ी क्यूट सी लव रोमांटिक स्टोरीज हुआ करती थी। पुरानी जीन्स वाली बड़ी अच्छी थी वैसे। हाँ, वो भी बड़ा, उसमें अम्मी अब्बू का कैरेक्टर भी दिखाया हुआ था, फिर उसके बाद एक महबूबा भी दिखाई थी जिसको वो एक गोल्ड की चेन तोहफा करते हैं, वो लड़कपन के दिन वो सारे दिखाए थे। अच्छा जी, अब हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, हम अली हैदर को याद क्यों कर रहे हैं? वैसे तो हमें याद करते रहना चाहिए, लेकिन जनाब अली हैदर साहब जो है, उनकी हुई है वापसी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने आकर एक नया गाना इजाज़त रिलीज किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अली हमारे साथ मौजूद ज्वाइन कर लिया। अली, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका ये नया गाना इजाज़त काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है। क्या कहानी है इसके पीछे, ज़रा थोड़ा बताइए, सारा प्रोसेस क्या रहा? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। और मैंने अभी नया सॉन्ग इजाज़त रिलीज़ किया है और आपने का लोगों को अच्छा लग रहा है, तो यकीनन इसके पीछे काफ़ी मेहनत है और बड़े अरसे के बाद मैंने कोई इस तरह का अपबीट सॉन्ग किया है, जिसका वीडियो भी प्रॉपर्ली शूट किया है। सारी प्रोडक्शन इसकी यहीं अमेरिका में हुई है। म्यूज़िक इसका शुमाल के साथ काम किया है, जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा जो इसका वीडियो है वो AK लोधी, यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है डायरेक्शन में, तो उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। इसमें जो टीम है वो सारी ह्यूस्टन बेस्ड है। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है, जिसमें नजम खजलबाश ने काम किया है, ब्राह्मा इसके अंदर हैं, उन्होंने एज ए मॉडल इसमें काम किया है। बाकी बहुत सारी टीम है जो कि इसमें इन्वॉल्व है एज म्यूजिशियंस। बाकर अब्बास हैं इसके अंदर नजीब हैं जो कि बहुत आला रबाब प्लेयर हैं। तो ये सारी टीम और ये सारा काम तकरीबन
1 महीने की मेहनत है इसके अंदर। हमें भी अली देखने में भी और सुनने में भी ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको रिस्पांस भी वैसा इसका मिले। अच्छा, एक और चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगी थी 2025 के आखिर में ह्यूस्टन में जो हम अवार्ड शो हुआ था, और उसमें आपने अली ज़फ़र के साथ एक परफॉर्मेंस दी थी, जालिम नज़रों से आपका बड़ा फेमस गाना, तो आप दोनों को स्टेज पर देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा अली, थोड़ा सा बताएं, जो आपने अली ज़फ़र के साथ परफॉर्मेंस दी, वो उनके साथ काम करने का, उनके साथ परफॉर्म करने का स्टेज पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, सुल्ताना आपा का, मैमुना का, कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया फॉर जालिम नज़रों से, जो कि अली ज़फ़र प्रोड्यूस कर रहे थे अपनी एल्बम के लिए, और उसमें मैं भी फीचर कर रहा था। तो वो एक बस बड़ा यादगार सा लम्हा था वो। इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल में जो मेरा कमबैक लोगों ने देखा है, हालांकि मैं अमेरिका में डिफरेंट जगहों पे परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये जो हम टीवी का शो आया है, ये तो एक हाईलाइट था। और हम टीवी का भी शुक्रिया कि वो उस पूरे शो में इस सॉन्ग को शो स्टॉपर ऑफ द नाइट कहते रहे। ये बड़ी ऑनर की बात है। लोगों को अच्छा लगा, जितने भी वहाँ सब फनकार मिले उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एवरीबडी वाज लविंग द परफॉर्मेंस। इट वाज एक्चुअली एन गिफ्ट अली, हम ये कह सकते हैं जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए एक गिफ्ट था, क्योंकि आपसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जिन लोगों ने ये परफॉर्मेंस नहीं देखी वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। हम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर ये पूरा अवार्ड शो जो है 2025 का हम अवार्ड वो मौजूद है। ओके अली, अगर हम थोड़ा सा मुड़ कर देखें, आपको हम कहेंगे थोड़ा मुड़ कर आप देखिए, पुरानी जीन्स से लेकर ये इजाज़त नया गाना, ये सफ़र आपका कैसा रहा? डेफिनेटली बहुत शानदार रहा, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी हम जानते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं जब आप देखते हैं अपनी पूरी जर्नी को? जिस तरह हर फील्ड में इंसान स्ट्रगल करता है, ये जो हमारी वाली फील्ड है जिसमें बहुत फाइन आर्ट का काम होता है, तो उसमें बहुत सी बारीकियां हैं जो कि इंसान के वक्त और हालात के साथ साथ जो है वो उसकी आवाज़ में या उसकी शख्सियत में सामने आती हैं। तो मुझे लगता है कि आवाज़ तो वही है, चेहरा भी वही है, लेकिन जो आपको टैलेंट खुदा ने दिया होता है उसको आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और मैं आज तक समझता हूँ कि मैं हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, और ये अमल जो है ये तकरीबन 35 साल 35 इयर्स का तो कम से कम है। अगर स्ट्रगल पीरियड भी लगा लूँगा तो शायद 37 साल हो जाएगा। तो ये सफ़र इतना आसान तो नहीं था, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत मज़ेदार, बहुत चैलेंजिंग, बहुत अप्रिशिएटिंग, और एक ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है। जब आप कोई सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, आपका कोई एल्बम आता है, आपका कोई सॉन्ग आता है, कोई वीडियो आता है जिससे लोग रिलेट करते हैं, उनके खुशी में या उनके गम में कहीं वो सॉन्ग उनको उनकी फीलिंग्स को सामने लेकर आता है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ। और इस करियर की इस सारी तकदो के साथ ही ये सफ़र मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत जारी ये अली, आपका सिर्फ सफ़र नहीं था, आपके फैंस ने भी आपके साथ साथ उन गानों को सुना, एंजॉय किए जो 35 से 37 साल। I'm getting emotional while talking to him. अच्छा, इसकी क्या वजह है, बताएं जरा। क्योंकि वो वक्त सारा आपको याद आ जाता है ना, एक पूरी जनरेशन जो है ना उसने इस गाने को एंजॉय किया है, पुरानी जीन्स और गिटार, अपने कॉलेज डेज को, अपने स्कूल डेज को। वो एक टाइम होता था जिसमें जुनैद जमशेद, अली हैदर, अली ज़फ़र, ये सारे परफॉर्म करते थे, इंतजार कर रहे होते थे। इट वाज लवली। एग्जैक्टली। अली, मुझे बताएं कि इतने जो आपने करियर बताया 35 से 37 साल का, बहुत सारे आपने गाने गाए जो हमें बहुत पसंद आए हैं, आपका अपना पर्सनल फेवरेट गाना कौन सा है, वो जरा बताएं। जो मेरे अपने फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनमें यकीनन करार है, चांदनी रातें जो मैंने एक प्ले के लिए बैकग्राउंड किया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक और अनवर मकसूद साहब ने जाने दो मेरे लिए एक गाना लिखा था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि लोगों को पुरानी जीन्स के बगैर मैं अधूरा लगता हूँ, तो पुरानी जीन्स और गिटार भी जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बल्कि पुरानी जीन्स की बहुत ही पुरानी कहानियाँ हैं,
कभी मौका लगेगा तो आपके साथ आके शेयर करूँगा। आज के हम लिए इंतजार करेंगे। है वो जो कुछ भी है, ये जितने सॉन्ग्स मैंने किए हैं, जिसमें चाहे सूफी भी है, फोक भी है, उसमें गीत भी है, पॉप भी बहुत सारा है, वो सारा 25 इयर्स का करियर काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ेदार। अली, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एक तो हमें ज्वाइन करने के लिए भी, दूसरा एक पूरी जनरेशन को वो यादें देने के लिए, क्योंकि आप यादों का हिस्सा बन चुके हैं। जब भी हमारी जनरेशन के लोग मुड़कर देखते हैं ना, तो म्यूजिक के अंदर ये वाला गाना बड़ा टॉप 10 के अंदर शामिल होता है, पुरानी जीन्स और गिटार। थैंक यू सो मच Thank you. अली, एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपका ये गाना बहुत अच्छा करे, और जब भी आप पाकिस्तान आए, आप इस्लामाबाद आए, तो हमारे शो का हिस्सा जरूर बनिएगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज हल्की सी कमजोरी दिखा रही है, और हाल ही की सेलिंग प्रेशर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बोझ डाला है, और जनवरी की मजबूत कारकर्दगी के बाद मुनाफे की बुकिंग की वजह से मुसलसल नुकसानात होने, सीमेंट, बैंक, तेल और गैस और पावर जैसे शोबों में वसी बुनियाद पर कमी आई है, जो कि मौशी परेशानियों और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से है। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिन में हमने देखा, स्पेशली बलूचिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए, तो उसने बहुत ज़्यादा हलचल मचाई है हमारी मार्केट के अंदर। क्या यही एक वजह है, या इसके अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मेमन साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शुएब मेमन साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ताज़ा तरीन सिचुएशन मार्केट की या इंडेक्स की क्या है, ज़रा ये बताइएगा। सुनने में आ रहा है कि कुछ स्लो चल रहा है मामला। जी बिल्कुल, एक नैरो बैंड में मार्केट मूव कर रही है आज। सुबह में प्लस थी, फिर माइनस गई, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है। हमारा ख्याल ये था कि क्योंकि रीजनल टेंशन जो है वो थोड़ी सी ईज ऑफ हुई है, टेम्पररी, लेट इट बी टेम्पररी, बट वहाँ पे ज़रा सा कमी आई है। ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं, 65.5, 66 तक गई थी WTI प्राइसेस, और अभी जो है वो 62 से स्लाइटली ऊपर है, 62 के अराउंड है। तो वहाँ पे भी ऑयल प्राइसेस में कमी आई है, क्योंकि पीपल वर एक्सपेक्टिंग इन द लास्ट 6-7 डेज के अटैक होगा। अभी तक अटैक नहीं हुआ है, एंड टॉक्स आर गोइंग ऑन। तो अगर टॉक्स चल रहे हैं, नेगोशिएशंस हैं, तो उम्मीद ये है कि कोई बेहतर सोल्यूशन निकल आए और वॉर की नौबत ना आए। बट इसमें हम अभी कुछ नहीं, ईरान की, और ये भी अब क्लियर बता दिया गया है, जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में भी एक्सपेक्टेड नहीं है अटैक अमेरिका का ईरान के ऊपर। तो हम क्या फिर समझें कि मार्केट इसी तरह से बिहेव करेगी जैसे इस वक्त बिहेव कर रही है, या थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है? नहीं, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। थोड़ा सा बलूचिस्तान का इशू है, बट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू बलूचिस्तान ओनली फॉर द टाइम बीइंग। अगर वो स्प्रेड आउट नहीं करता तो फिर आई थिंक मार्केट जो है, क्योंकि ऑयल प्राइस नीचे आई है, तो मेरा ये ख्याल है कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगी मार्केट की, और मार्केट जो है वो सपोर्ट लेगी। सो बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रैटेजी। अभी जरा 1-2 दिन और देख लें, बट मेरा ये ख्याल है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन लेगी। अच्छा, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं, सीमेंट के शोबे के हवाले से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ज्यादा गिरे हैं, और उसकी क्या रीजंस, क्या वजूहात समझते हैं आप? जी देखें, लास्ट वीक एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट जो है वो मेंटेन किया है। जो सबसे पहले बेनिफिट्स होता है लो इंटरेस्ट रेट्स का सेक्टर में, वो ज़्यादा सीमेंट, स्टील, क्योंकि इनकी डिमांड पिकअप करती है, और ये ज़्यादातर लेवरेज सेक्टर्स होते हैं, तो इनकी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो उस लिहाज से इनको फ़ायदा होता है। लेकिन ये है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन किए हैं, तो अभी भी सीमेंट स्टॉक्स जो है ट्रेडिंग अराउंड द सेम लेवल्स। हमारा ये ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है अभी भी लो ही हैं, और डिमांड जो है कंटिन्यूसली पिकअप करेगी, तो आगे चल के हमें बेहतर डिमांड मिलेगी, तो सीमेंट स्टॉक्स जो है वो बेहतर ही रहेंगे। उनमें लकी सीमेंट जो है वो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट, लेकिन लकी सीमेंट बेहतर है, फौजी सीमेंट है, मेपल लीफ है, उसके अलावा कोहार्ट सीमेंट है। आई थिंक ये स्टॉक्स जो है वो मेपल लीफ सीमेंट जो है उसको देख सकते हैं। तो ये स्टॉक्स जो है अभी भी
अंडर वैल्यूड है, इनमें जगह है ऊपर जाने की, तो इनको जो है कॉशन का टाइम है। तो आप फिर रेकमेंड क्या करेंगे जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं, अपने आप को किस तरह से महफूज रखें कि कोई नुकसान ना हो, अगर किसी का हो गया तो फर्दर नुकसान ना हो? कौन कौन से स्टॉक्स जो है ना इन 3-4 दिनों के लिए बेहतर रह सकते हैं? स्पेसिफिकली अगर आज की ही बात करें, आज कौन से स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए? जी आप देखें, अगर हम ओवर पीरियड बात करें तो हम ऑयल स्टॉक्स जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑयल प्राइसेस थोड़ी नीचे आई हैं, लेकिन उनमें स्टोरीज अच्छी हैं। PPL, OGDC, इवन पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये बेहतर स्टॉक्स हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड इज अ बेटर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। मारी की प्राइस भी नीचे आई है, तो उस हिसाब से ऑयल स्टॉक्स लुक गुड। बैंकिंग एज अ सेफ सेक्टर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स में अभी भी 10% के करीब डिविडेंड यील्ड है और वो बेहतर स्टॉक्स हैं। जनरली बैंकिंग स्टॉक्स आर गुड स्टॉक्स। कुछ कम, किसी की कम डिविडेंड यील्ड है लेकिन उनमें ग्रोथ स्टोरीज हैं, तो आप मीज़ान बैंक है, हबीब बैंक है, UBL बैंक है, बैंक अल-फलाह है, इसी तरीके से और बैंक हैं, बैंक अल हबीब है। तो ये स्टॉक्स जो है वो अच्छे हैं और इनको देखा जा सकता है, स्टैगर्ड बाइंग रखी जा सकती है इसमें, और ये स्टॉक्स जो है आप कंटिन्यूअसली बाय कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है क्योंकि पिछले हफ्ते जो है वो स्पेकुलेशन थी कि वो बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेंगे, वैसा नहीं हुआ और रिजल्ट वो स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशन और डिविडेंड वाज आल्सो स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशन, तो इसकी प्राइस कोई 10-12% जो है वो नीचे आ गई है। सो फौजी फर्टिलाइजर इज आल्सो अ गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। तो आप इस तरीके से और काफी स्टॉक्स दूसरे हैं, इंडस मोटर है, दिस इज अ गुड स्टॉक टू बी इन 10% के करीब डिविडेंड यील्ड है। तो आप वो स्टॉक जिनकी डिविडेंड यील्ड भी बेहतर हो हैं और जितनी भी हमने आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में चीजें समझी हैं, उससे मुझे एक चीज जो है ना वो वाजे हुई है कि अगर आपका दिल छोटा है तो आपने बिल्कुल भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज यू नेवर नो कि कल को क्या हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो किस तरह से आगे की तरफ चली जाए और नुकसान हो जाए आपका। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आपकी बात को मैं सिर्फ सेकंड करूंगा बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। जी बस मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि बात सही है, स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की प्लेस, लेकिन स्टॉक मार्केट में डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। आप हमेशा दुनिया भर में स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं 25 से 50% ऑफ देयर वेल्थ, तो आप अपना कैश पे माल खरीदें, आप 25 से 50% से ज्यादा ना लगाएं स्टॉक मार्केट में, बट 25 से 50% आप लगाएंगे, स्टॉक मार्केट चलेगी। आपका अपने कैश पे माल खरीदेंगे, अगर 100 रुपए की प्राइस 70 रुपए भी हो गई, वो दोबारा 100 रुपए और 150 रुपए भी हो सकती है। यही तो खास बात है ना, तो आपका अपना कैश हो, इंडियन आपको 70 रुपए मिल सकते हैं। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताते बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना वो भी लोग सीख सकते हैं हमारे इस सेगमेंट से। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। शुएब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, एन एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट, और वो ये बता रहे थे कि आज के दिन के हिसाब से आप कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनीज ही हैं ऑलरेडी। वैसे कुछ खबरें ये आ रही हैं कि ऑयल मार्केट जो है उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इट्स सेफ टू इन्वेस्ट इन ऑयल मार्केट एंड ऑयल स्टॉक। वक्त हो गया खत्म? बिल्कुल, हमारा वक्त हो चुका है खत्म। आयशा ने काफ़ी बात कर ली और हमने काफ़ी सवालात भी कर लिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। दीजिए इजाजत, आपसे करेंगे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।